कैसे होते हैं एग्जिट पोल, कितना एक्यूरेट होते हैं? तो डेली सर्वे में और एग्जिट पोल में क्या फर्क है? 95 करोड़ वोटर, 64 करोड़ वोटरों ने वोट दिया, उसमें 4 लाख का सैंपल साइज। आपको पता कैसे है? पता लगाएंगे? अरे भाई, सर्वे के विज्ञान में सीट है ही नहीं। सर्वे का विज्ञान वोट शेयर एस्टीमेट पे आके समाप्त हो जाता है। मध्य प्रदेश में 2 बार मैंने गलत विनर पिक किया। हाँ, इस बार हमारे डेटा में जो है तो सभी गलत है। कांग्रेस आगे दिख रही थी, तो मतलब क्या करते हैं? मतलब अब लोग कह रहे हैं कि इनके पास ये पैसा कहां से आ रहा है। ये जो सर्वे एजेंसियां हैं वो कह रहे हैं कि ये पता नहीं सरकार उनको पैसा देती है लोगों में मूड बनाने के लिए, या स्टॉक मार्केट में लोगों ने पैसा लगाया है, वहां पैसा, स्टॉक मार्केट बढ़ेगा एग्जिट पोल से, वहां से लोग पैसा बना लेते हैं। तमाम तरह की थ्योरियां दी जाती हैं। सोशल मीडिया पे अगर आप किसी एक तरफ का कीर्तन करने लगे तो 2 काम होते हैं। पहली बात तो उस साइड के लोगों की लामबंदी आपके लिए बढ़ जाती है, नंबर 1। दूसरी साइड वाले आपको गाली देते हैं मानक, तो आपका बचाव करने के लिए एक साइड वाले लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन आप पर आरोप यह लगता है कि आप सरकार बीजेपी के पक्ष में पोलिंग करवाते हैं, उनके पक्ष में सर्वे दिखाते हैं, आपकी राय और विचारधारा भी उनसे मेल खाती है। मीडिया की आज की हालत क्या वाकई चिंताजनक है? किसी दिन मैं अगर पोल पत्री लेके बैठ गया तो बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। कहते हैं सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सरकार के कब्जे में हो गए, खास तौर से इलेक्शन कमीशन। क्या तानाशाही आने वाली है? महंगाई बेरोजगारी देश में मुद्दा है ना, समस्या है ना? बिल्कुल। तो फिर क्यों नहीं चल रहा? देश में सबसे अच्छा भाषण देने वाला नेता कौन है? बेस्ट पॉलिटिकल माइंड कौन है? राजनीति का चाणक्य, सबसे तेज। देश का मोस्ट पॉपुलर लीडर, सबसे लोकप्रिय नेता अब तक का कौन है? बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक का कौन रहा? ओके, बेस्ट इलेक्शन कमिश्नर अब तक का कौन रहा? टीएन शेषन, विदाउट एनी डाउट। मुझे लगता है कि जवाहरलाल नेहरू जिस समय प्रधानमंत्री बने थे उस समय देश की जो स्थिति थी और उस समय की जो सोशलिस्ट विचारधारा का एक वो उभाव था, उसके चलते जो कुछ भी उन्होंने किया उस समय के हिसाब से अपनी ओर से उन्होंने भरपाई। नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी में कौन? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख का, जो कि ओपिनियन पोल करते हैं, एग्जिट पोल करते हैं, अलग अलग इश्यूज पर सर्वेज करते हैं, और आज सारे विपक्षी दल उनको ढूंढ रहे हैं। इसीलिए हम मानक गुप्ता के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं। फोन मैंने बंद कर रखे हैं ताकि फोन ना आए और ना हम उठाएं। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। आपने अपने एग्जिट पोल में 350 के आसपास सीटें दी हैं। हाँ। एनडीए को 350 के आसपास, बीजेपी को 300 प्लस और एनडीए को 300, 350 प्लस। ठीक है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी मीडिया पोल है, अखिलेश कुछ कह रहे हैं, कोई कह रहा फर्जी पोल है, कोई कह रहा बिकाऊ पोल है, कोई कह रहा पैसे लेकर इन्होंने सिर्फ पता नहीं कभी किसी का स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया। तमाम बातें कही जा रही, क्या कहेंगे आप? अब ये जो बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग किया, फैंटेसी पोल। फैंटेसी पोल मतलब अब मुझे लगा कि नहीं, वो तो ठीक है, फैंटेसी पोल तो हो सकता है मोदी जी का। मतलब अगर हमारे पोल में वो जीतते हुए दिख रहे हैं तो फैंटेसी पोल उनके लिए हो सकता है। भाई, हम कर्नाटक में जब राहुल जी को जिता रहे थे, तेलंगाना में राहुल जी को जिता रहे थे, पश्चिम बंगाल में दीदी को जिता रहे थे, इस शहर में अरविंद केजरीवाल को जिता रहे थे, तमिलनाडु, जब ये सारी जगहों पे हम दे रहे थे, तो तेलंगाना में और कर्नाटक में, वो फैंटेसी पोल नहीं था। नहीं, वो राहुल जी का फैंटेसी पोल था। उनका कहने का तात्पर्य केवल ये था, ये मोदी जी का फैंटेसी पोल है, ये मेरा फैंटेसी पोल नहीं है। अगर मेरा होता तो मेरे लिए नाइटमेयर है। अच्छा, तो फिर थोड़ा एक्सप्लेन करिए, थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए भी और विपक्षी दल जिनको पता है और नहीं भी पता है, दोनों के लिए, कैसे होते हैं एग्जिट पोल, कितना एक्यूरेट होते हैं? देखिए, एग्जिट पोल या कोई भी सर्वे, माना क्या ट्रैकर से हम करते हैं। हम लोग साल में कोई एक बार, 5 साल में एक बार एग्जिट पोल लेके तो आते नहीं, आप जानते हैं। हम तो रोज ट्रैकर करते हैं 11 भाषाओं में। 1200 से 1500 इंटरव्यू हमारे यहाँ रोज होते हैं 11 भाषाओं में, डेली एवरी डे। ठीक है ना? तो ये रोज वैसा ही हाल है कि भाई बीपी रोज सवेरे उठ के नापो, ब्लड शुगर टेस्ट करो। हाँ। है ना? तो हमको पता लगता है कि पेशेंट की हालत किधर बिगड़ रही, क्या। ये नहीं कि एकदम से एक दिन टें हो गए और आईसीयू पहुंचे तो सनसनीखेज खुलासा सर्वे का, ऐसा हमारे यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं। मतलब मूड ऑफ द नेशन क्या है वो डेली नापते हैं। बिल्कुल डेली नापते हैं। इसीलिए जो भी, जैसे इंडिया टुडे के साथ में हमारा जो उनका फ्लैगशिप, उनका कवर इशू होता है, हर 6 महीने में हमारा मूड ऑफ द नेशन आता है। हम 20 साल से ज्यादा हो गए करते हुए। ठीक है। बाकी एबीपी में जैसे हमारा डेली ट्रैकर आते हैं, तो अलग अलग स्टेट ट्रैकर हम लोग नापते रहते हैं। अब एग्जिट पोल उसका ही एक एक्सटेंडेड है। मतलब इसीलिए कल जैसे मुझे बहुत सारे दोस्तों ने मजाक में कहा, यार ये पिक्चर देखी हुई लग रही है। हमने कहा देखी हुई भाई इसलिए लग रही है कि मेरे प्राण लिए रहते हो रोज ट्रैकर में कि क्या हुआ 50 बार सुन चुके हो वही बात। तो नया क्या है? यानी ओपिनियन पोल में जो आ रहा था वो इसमें भी आ रहा है। वही इसमें भी आ रहा है। थोड़ा सा है, कुछ स्टेट्स में जो बोला गया था उसी दिशा में और ज्यादा बढ़ गया। जैसे उड़ीसा में
हम लोग बोला कि भाई बदलाव हो रहा है, बीजेपी लीड ले रही है लोकसभा में। अब लीड लेते लेते 6 हफ्ते में मामला एक तरफा निकलने की बात हो रही है लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए नहीं। विधानसभा में अभी भी नवीन बाबू टाइट रेस में आगे हैं हमारे इसमें ये सब। लेकिन ये चीज जो है ये अक्सर लोग सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आप जागे और हो गया, होता भी है, बहुत सारे लोग ऐसा करते भी। भाई आप जैसे जिनको आप 5 साल में एक बार दर्शन पाते हैं वो उस दिन जाग के कर रहे होते हैं। हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन आप हमको उनसे कोने रखिए, क्योंकि हम रोज छोटी थोड़ी मेहनत करने वाले वो बहुत मेधावी नहीं हैं हम। तो डेली सर्वे में और एग्जिट पोल में क्या फर्क है? डेली सर्वे और एग्जिट पोल में अंतर यह है कि डेली सर्वे में हमारा एक स्ट्रक्चर्ड 75 सवालों का लंबा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब 75 सवालों में पॉलिटिक्स के 10-15 सवाल होते हैं, ज्यादातर सवाल जिंदगी से जुड़े हैं, इकोनॉमिक्स से जुड़े हैं, सोसाइटी से जुड़े हैं, क्या लोगों की तकलीफें हैं। तो ये सब चीजें तमाम विदेश के विश्वविद्यालय, पॉलिसी थिंक टैंक्स, इन सब के होते हैं उनके इस काम के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए। एग्जिट पोल में केवल हम 4 ही 5 चीजें पूछते हैं कि भैया किसको वोट दिया, क्या वोट देकर जब आदमी निकलता है तब बात होती है। तब होता है किसको वोट दिया, क्या आपने सोच के वोट दिया, वोट बनाने का मन कब बनाया आपने। अंतर यह है कि बाकी लोग केवल एग्जिट पोल केवल वहां पे एक बार खड़े हो गए। हमारे यहां पे एग्जिट पोल के भी 3 हिस्से हैं। पहली बात, जो हमारा पोलिंग बूथ के बाहर एग्जिट पोल है वो, ठीक है। दूसरा हमारा टेलीफोनिक सर्वे का स्टैंड अलोन पोस्ट पोल होता है ऑल इंडिया, ठीक है। तीसरा, साल भर में जिन करीब 5 लाख लोगों से हमने बात की हुई है, यहां पे हम उनको रिविजिट करते हैं। अगर अभी हमने आपसे 1 साल में इंटरव्यू किया होगा तो हम वापस कॉल करेंगे, मानक जी आज से 6 महीने पहले आपसे हमने साक्षात्कार किया था, तब आपने कहा था कि हम फलनवे को वोट देंगे। अभी वही कायम है, आपका मूड बदल गया। माना कहेंगे नहीं हमारा बदल गया। काहे बदल गया? अरे वो कैंडिडेट जो बोले थे वो साला कैंडिडेट को दिया नहीं, इसलिए अब हम उसको नहीं देंगे। यू नो, तो दैट काइंड ऑफ चेंज माइक्रो लेवल का। तो हमारे ये 3 अलग अलग वैरायटी के पोस्ट पोल स्टडीज हमारे चलते हैं, और उसको फिर मिला के आप अपना प्रोजेक्शन फिर हम अपना प्रोजेक्शन देते हैं। और इसका सैंपल साइज कितना माने? हमारा सैंपल साइज इन तीनों का क्यूमुलेटिव मिला के इस समय 4 लाख के ऊपर रहा है, करीब 4.25 लाख। और 10-15 साल के पहले के मुकाबले तो ये बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहले इतना न तो मीडिया इतना ज्यादा कमीशन करता था। सच्चाई ये है, इस मामले में थोड़े हम भाग्यशाली हैं कि जो हमारे मीडिया क्लाइंट्स हैं वो ज्यादा बेहतर कमीशनिंग कर रहे हैं, ज्यादा हमको संसाधन दे रहे हैं। दूसरा ये कि हमको टेक्नोलॉजी से बहुत असर पड़ा है। मसलन कल एक आपको बताएं मानक, जो अच्छी बात आपको लगेगी, न केवल ये भारत की सबसे बड़ी एग्जिट पोलिंग एक्सरसाइज थी, अगर भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो आर्ग्यूएबली ये दुनिया की सबसे बड़ी एग्जिट पोलिंग। और केवल मेरी बात नहीं कर रहा हूं, मेरे जितने भी सहयोगी मिला रहे हैं, जितने ये दुनिया के इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे बड़ी एग्जिट पोलिंग एक्सरसाइज थी। सी वोटर के केस में हमारे लिए पहला बोल रहे थे कि ये पेपरलेस एग्जिट पोलिंग एक्सरसाइज थी, यानी इस बार सारा डिजिटल था। जो फील्ड वर्क में, जो बाहर बूथ के बाहर हमारा रिसर्चर भी खड़ा था, वो कागज से नहीं कर रहा था, सीधे टैब के ऊपर डेटा एंटर करके, तो सीमलेस। और उससे डेटा क्वालिटी बहुत बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जीपीएस लॉक्ड होता है ना, हमको पता है रिसर्चर कहां खड़ा है। यानी वो ये नहीं कह सकता कि हम घर में बैठे हैं और हम भर के भेज रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी से क्वालिटी इंप्रूव हुई है, टेक्नोलॉजी से टाइम और इफेक्टिवनेस। लेकिन फिर भी 140 करोड़ के देश में करीब 95 करोड़ वोटर, 64 करोड़ वोटरों ने वोट दिया, उसमें 4 लाख का सैंपल साइज आपको कैसे पता लगाएंगे? मानक 64 करोड़ वोटर के लिए साइंटिफिकली बोले तो कितने सैंपल की जरूरत है? 1287। क्या बात कर रहे हैं? विज्ञान यही कहता है। लेकिन क्या है, अब मानक ये बोले कि यशवंत ये बताओ कितने लोगों को हिंदुस्तान में लाल फोन और काला फोन पसंद है। तो मैं 1287, 1200 सैंपल या 1500 मान लीजिए, मतलब मैं राउंड फिगर, जनता को कंफ्यूजन ना हो अपने दर्शकों को, तो 1500 सैंपल में मैं आपको ऑल इंडिया बता सकता हूं कितने फीसदी लाल फोन चाहते हैं, कितने। लेकिन अगर आप उसमें बोलेंगे कि ये दिल्ली में कितने लोग चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे दिल्ली में 1500 इंटरव्यू करने होंगे। उसके बाद में अगर आप बोलेंगे कि नहीं मुझे पूर्वी दिल्ली में बताओ, तो उसके लिए मुझे पूर्वी दिल्ली में 1500 करने पड़ेंगे। पूर्वी दिल्ली में आप बोलेंगे पटपड़गंज में कितने विधानसभा में, तो उसके लिए पटपड़गंज विधानसभा में मुझे 1500 इंटरव्यू करने होंगे। और फिर अगर आप बोलेंगे नहीं भाई वैसे मनीष सिसोदिया पुराने अपने जी के सहयोगी है, उनके वार्ड वाला बताइए, तो मुझे उनके वार्ड में घुस के 1500। तो थंब रूल क्या है? स्मॉलर द यूनिवर्स लार्जर द सैंपल साइज। तो भारत में ज्यादा सैंपल साइज की जरूरत क्यों पड़ती है? अब कल हमारे ब्रिटेन के मित्र आए थे, संवाददाता वहां के बड़े अखबारों के, तो बात हो रही थी
तो हम लोग जैसे यूएस में या यूके में पोल करते हैं, सी वोटर जानते हैं हम, तो यूएस में भी करते हैं, तो वहां पे हम लोगों को मुश्किल से 1200 लेना पड़ता है एक सर्वे के लिए। 1200 गुड एनफ। तो एक बात बताइए, 94 करोड़ वोटरों में 1200-1500 का सैंपल साइज, लेकिन कितनी हम एक्यूरेसी रेट सीट है? नहीं बता सकते ना, हम आपको वोट शेयर बता सकते हैं ऑल इंडिया 1500 में। लेकिन आपका उससे मन तो मानेगा नहीं, आप कहेंगे कि सीट बताइए, और सीट में आप आके बोलेंगे कि स्टेट बताइए। अब स्टेट के अंदर मानक 543 सीटें हैं। सबसे बड़ी बात, जैसे आपको बताएं, हम अमेरिका जब गए 2008 में पहली बार सर्वे करने अपने खुद का, हमको एकदम से लगा दुनिया कितनी आसान है। तो वहां पे जो हमारे एडिटर थे यूपीआई के, जो जिनसे हमारी बात हो रही थी, जिनके लिए हम लोग कर रहे थे सर्वेक्षण, तो बोले कि क्यों आपको लग रहा है कि ये इतना कठिन नहीं है? हमने कहा भाई आपके यहाँ पे या तो काले हैं या गोरे हैं, इतना ही है, बीच में थोड़े बहुत बूरे हैं। और उसके अंदर एक अंतर केवल है स्पेनिश स्पीकिंग, लैटिनोज और अंग्रेजी स्पीकिंग। तो कुल मिला के कितने वेरिएबल हुए? 5। हमने कहा आपको हम बनारस अपने यहाँ लेके चले अगर, तो अगड़े हो कि पिछड़े हो, शुरुआत यहां से होगी। अगड़े हो तो कौन जात हो, और फिर उसके बाद में आते बामन बनिया भूयार करते करते, फिर अंत में आएगा कितना बीघा कितना बिस्वा। आप जब आप भारत में वेरिएबल्स देखें जो कि सोशल वेरिएबल्स हैं, रीजन, रिलीजन, कास्ट, भाषा, डायलेक्ट, और फिर उसके अंदर की माइक्रो जियोग्राफी जिसे कहते हैं ना, सरयू पार गंगा पार, जो वो ये आइडेंटिटीज हैं, ये मैं इनको जाति के हिसाब से मैं कम्युनिटी देखता हूं। तभी तो मैं कह रहा हूं, तो उसकी एक्यूरेसी कितनी आएगी? इसीलिए इतनी वैरायटी में, इसीलिए आप जब सीट बोलते हैं ना मानक, तब स्थिति ये होती है कि जब तक हम एक सीट के अंदर 1500 सैंपल नहीं करें, हम उस सीट का आपको आकलन नहीं दे सकते। राइट। तो यानी कि आपका सर्वे सारी 543 सीटों में हुआ है सारे। हाँ, और अच्छा एक बात और हम बताने माना कि रोज जो हमारा डेली ट्रैकर होता है ना, उसमें भी अगर हम रोज 1500 सैंपल करते हैं तो वो छितरा के 500 सीटों से आता है। ओके। तो वो एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं होता हमारा, जो हम सी वोटर का बता रहे हैं। एक्यूरेसी कितनी है? एक्यूरेसी आप ये मान के चलिए, जिसे हम लोग अपने भाषा में कहते हैं 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे ±3% का मार्जिन ऑफ एरर। इसका मतलब क्या है कि ये सर्वे अगर हमने 100 बार किया, तो 100 बार में 95 बार जो हम कह रहे हैं उस आंकड़े के ±3% के अंदर ही आंकड़ा आएगा। ठीक है। दिक्कत क्या होती है, बहुत बार समझाने के बाद में भी दर्शकों का तो कतई कोई गलती नहीं, क्योंकि दर्शक हमारे बहुत सारे तथाकथित स्वयंभू संपादकों से ज्यादा जानते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, अभी भी सबका दिमाग लगातार सीट में, सीट बताओ सीट। अरे भाई, सर्वे के विज्ञान में सीट है ही नहीं। सर्वे का विज्ञान वोट शेयर एस्टिमेट पे आके समाप्त हो जाता है, किस राज्य में कितने प्रतिशत तो फिर आप वोट सीट मिले। कैसे बताते हैं? सीट जो है, वोट को सीट में बदलना, ये मैथमेटिकल एक्सट्रापोलेशन है। ओके। ठीक है। लोगों के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, बहुत स्टैब्लिश फॉर्मूले हैं, किसी को क्यू ब्लॉक आ जाता है, किसी को उस तरीके से। तो अगर आप सेम वोट शेयर भी 10 अलग अलग सिफोलॉजिस्ट को देंगे, वो 10 अलग अलग सीट प्रोजेक्शन आपको देगा। पर इस बार तो ज्यादातर ठीक लग रहा है, एक ही जैसा, ठीक से मतलब एक जैसा लग रहा है। डायरेक्शन एक आ रही है। कारण उसका यह है, माना कब से पिछली बार हमारी बात हुई थी, मैंने आपको बोला था कि केवल 4 आपके क्लिफ हैंगर स्टेट्स हैं। ठीक है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक। मैंने आपको ये बोला था ना कि इसमें से भी मैंने बोला था कि केवल 2 राज्य ऐसे हैं जहां पे हार जीत का मार्जिन 5% से कम है। बाकी सारे राज्यों में, चाहे भाजपा जीत रही हो चाहे भाजपा हार रही हो, जीतने और सेकंड वाले का मार्जिन 10% से ज्यादा है। ठीक है। तो जब आपके पास में बड़े राज्य ढेर सारे ऐसे हों जहां पे मार्जिन की आपको चिंता नहीं करनी पड़े, तो आपकी हर्डिंग होने लगती है, तब मोर और लेस सभी को क्लियर होता है। अब हिमाचल प्रदेश में 60% अगर बीजेपी पोल कर रही है, तो आप कैसे बोलेंगे कि नहीं एक सीट फंसी हुई है? कहीं कोई सीट नहीं फंसती थी। लेकिन वही बंगाल में आप कहते हैं 2% 3% का गैप है। अच्छा, नहीं मुझे अटक जाता है। आपने ये जो जितने भी सर्वे किए उसमें से कितने सही कितने गलत, मैं एक्यूरेसी रेट के हिसाब से ये जानना चाह रहा हूं। अगर आप ये पूछेंगे कि आपने विनर सही पिक किया या गलत पिक किया, तो विनर गलत पिक करने के मामले में मेरा मानना है कि 28 सालों में शायद मैं 4 या 5 बार गिन सकता हूं। जिनमें से एक 2004 वाला इलेक्शन, 2004 वाला एक था। मध्य प्रदेश में 2 बार मैंने गलत विनर पिक किया। पहली बार 98। हाँ, इस बार हमारे डेटा में जो है तो सभी गलत है। कांग्रेस आगे दिख रही थी, तो मतलब क्या करते हैं, मतलब अब लेकिन समस्या क्या है
हम बोले हमारा इंटरव्यू चल रहा है, हम फोन करके मानक जी को अपने मानक गुप्ता को पूछ रहे हैं कि भाई मानक जी आप बताइए किसको वोट देंगे। मानक जी बोल रहे हैं भाई हम तो इस बार कांग्रेस को वोट देंगे। ठीक है, अब मानक जी ने इंटरव्यू मुझे दिया साक्षात्कार अपने घर में बैठ के। अब मानक जी वोट डालने ही नहीं गए, तो फिर क्या? या मानक जी जिस पार्टी को वोट देना चाहते थे उस पार्टी ने प्रयत्न ही नहीं किया कि मानक जी को एक बार घर से जाकर के उल्हाना दे, मानक जी पर्ची है वोट तो डालाइए। घर से क्रांति करेंगे तो नहीं होगा। जाके बटन तो दबाना पड़ेगा। तो जो आपने ट्रैकर में जो घर के अंदर लोगों का समीकरण था, हमने उसको नापा, उसमें हमें लगा कि ये मामला तो एंटी बीजेपी जा रहा है। लेकिन वहां पे जब संगठन की बात आई तो बीजेपी वालों ने कहा ऐसी तैसी। उन्होंने 10 में से 9 लोग पकड़ के निकाले, कांग्रेस वाले 10 में से 6 भी नहीं निकाल पाए। मामला वहां पे तो मतलब 28 साल में 4 बार गलत, 4 या 5 बार ऐसा विनर गलत हुआ है। विनर गलत हुआ, विनर हमारा गलत नहीं होता। ठीक है, और ओवरऑल एक्यूरेसी रेट लगभग उसी के आसपास नहीं वही रहेगा, क्योंकि वही मैं कहता हूं ना, हमारी एजेंसियों का मिला नहीं, आप सबका भी देखेंगे तो विनर गलत पिक किए ऐसे बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड क्या एक्यूरेसी रेट रहता है? मेरे ख्याल से वर्ल्ड वाइड एक्यूरेसी से हम लोगों की एक्यूरेसी अच्छी है। ये आपको आश्चर्यजनक बात बताएं, क्योंकि जो उलट बांसिया जिसे आप कहते हैं ना कि ये गड़बड़ हो गया, अगर आप गड़बड़ हो गया वाला 2004 जैसे हम लोगों का गड़बड़ हो गया, आपको आश्चर्य होगा 2000 तमाम मिल जाएंगे बाहर आपको, 2004 वाले। अरे सबसे लेटेस्ट तो ट्रंप हुआ ना, बाय द वे हमारा ट्रंप सही हुआ था, तो हम लोग के यूएस में 2 ही पोल सही हुए थे। यूपीआई सी वोटर का ट्रंप हमारा असेसमेंट सही था, दूसरा यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया और एलए टाइम्स का वहां का सही हुआ था, जिन्होंने कंसिस्टेंटली 2 पोल्स ने बोला कि हिलरी वोट शेयर में 2% भले ही आगे हों लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज में हार सकती हैं। तो वो हम लोग सही हो गए थे। और वो सही भी इसीलिए हुए थे क्योंकि हमको सरयू पारी और गंगा पारी वहां नहीं नापना पड़ा था, हमारे लिए वो आसान था। ठीक है, ओके। अब लोग कह रहे हैं कि इनके पास ये पैसा कहां से आ रहा है। ये जो सर्वे एजेंसियां हैं वो कह रहे हैं कि ये पता नहीं सरकार उनको पैसा देती है लोगों में मूड बनाने के लिए, या स्टॉक मार्केट में लोगों ने पैसा लगाया है, वहां पैसा, स्टॉक मार्केट बढ़ेगा एग्जिट पोल से, वहां से लोग पैसा बना लेते हैं। तमाम तरह की थ्योरियां दी जाती हैं। तो थोड़ा दर्शकों के लिए एक्सप्लेन करिए, आप ये सर्वे का पैसा कहां से आता है? सी वोटर का सर्वे का पैसा सारे मीडिया संस्थानों से आता है। हम भारत के जितने बड़े मीडिया संस्थान हैं सभी के साथ में लगभग काम कर चुके हैं। हमारे पास में आप अगर सोचे वैसे तो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, चाहे इंडिया टुडे ग्रुप, TV9 ग्रुप या एबीपी, जो हमारे अभी इस समय लॉन्ग टर्म हमारी अंडरस्टैंडिंग एबीपी के साथ में चल रही है, और मूड ऑफ द नेशन हम इंडिया टुडे के साथ में करते हैं। तो हमें तो प्रायोजक हमारे मीडिया है, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग सवाल उठाते हैं गलत नहीं उठाते मानक। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत सवाल उठाते हैं। कारण क्या है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन में मीडिया के लिए गाइडलाइन है कि जब आप सर्वे छापें तो आपको क्या क्या देना अनिवार्य है। कौन सी एजेंसी सर्वे कर रही है, उस एजेंसी को सर्वे करने के लिए पैसा किसने दिया। ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है। तीसरा, उस एजेंसी ने कितने सैंपल किए, क्या मेथोडोलॉजी रही, पूरा बताना है। चौथा, उस एजेंसी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कितनी बार सही किया, कितनी बार गलत किया। ठीक है, सच्चाई यह है, एक मीडिया हाउस क्या उस गाइडलाइन को फॉलो करता है? आप बताइए। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है। दर्शकों को, पाठकों को, जो भी अखबार पढ़ते हैं, जिनका छपते हैं, उनका पूछना चाहिए कि आपने इसमें ये डिटेल क्यों नहीं दिए। या तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के इसके ऊपर पूछताछ करनी चाहिए। कारण ये है, हम लोग ने तो काफी चेंज कराया। जैसे अखबार में या छपता, अगर आप इंडिया टुडे का इशू उठाएं तो उसमें तो आधा पौना पेज पूरा मेथोडोलॉजी छपती है। टीवी में मेथोडोलॉजी पूरा बताना उस तरह से लंबा, आमतौर पर डिस्कशन जब उसका डिबेट होता है तो उसमें ये बता दिया जाता है। हमारा तो शुरू ही होता है। अगर आप देखें तो एबीपी में पहला जो बड़ा ग्राफिक लगता है उसमें ये सब बताया जाता है, पूरा डिटेल दिया जाता है। और वो भी आपने इंसिस्ट किया कि हाँ, इंसिस्ट किया। उन्होंने नहीं, उन्होंने हमारी बात पूरी मानी, हमने उनको बताया, और राइट फ्रॉम द डे वन उन्होंने गाइडलाइंस का पालन किया। उन्होंने बोला पूरे डिटेल दीजिए, कब से कब तक किए इंटरव्यू, कितने इंटरव्यू किए, आपका मार्जिन ऑफ एरर क्या है, वो सारी डिटेल। ठीक है, मतलब ये सारा का सारा पैसा जो सर्वे करवाते हैं या जो उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं मीडिया चैनल वो देते हैं, या फिर कोई और एजेंसी देता है जो, तो वो पैसा, और अगर देते हैं तो बताना चाहिए। ठीक है, देते हैं इसी तरह इसमें कोई बेईमानी की बात नहीं है। अगर आप यूएस जाएंगे ना, उसमें बहुत सारे पार्टिजान पोस्टर होते हैं।
जो पार्टियों के लिए काम करते हैं। हाँ, मैं यही तो पूछ रहा था, उसमें क्या आप कोई भी तो दिक्कत आप नहीं करते हैं पॉलिटिकल नहीं, पार्टीज हम नहीं के लिए? करते, लेकिन पर बहुत सारी सर्वे एजेंसियां करते हैं और उसमें कोई गलत नहीं है। हाँ, और फिर वो उनसे पैसा लेती हैं। कोई गलत नहीं है, लेकिन उसमें वहां पे इतनी ऑब्जेक्टिविटी यूएस में कि वो पोस्टर के आगे आर और डी लिखा रहता है कि ये पोस्टर डेमोक्रेट हैं या रिपब्लिकन है। अगर वो मीडिया के लिए नहीं कर रहे हैं, अगर वो पार्टीजान पोलिंग कर रहे हैं, किसी पार्टी किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, तो उनके आगे वो। पर हिंदुस्तान में भी सारे राजनीतिक दल सर्वे करवाते हैं, सब करवाते लेकिन हैं। बताते नहीं किससे करवाया, ना सर्वे करने वाला बताता कि मैंने इस राजनीतिक दल के लिए किया। ये मुझे सच है लगता ये? है कि जब तक सर्वे का डेटा पब्लिक डोमेन में नहीं आता तब तक वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ओके। लेकिन अगर किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा कराए हुए सर्वे को पब्लिक डोमेन में आता है तो वहां पे ये बताना चाहिए कि ये इस पार्टी का आप इतना टारगेट पर क्यों रहते हैं? हम सोशल मीडिया हो या और भी कई सारे ऐसे सर्कल्स हैं, आप बहुत टारगेट पर रहते हैं, क्यों? क्योंकि सच्चाई यह है कि हम किसी एक का कीर्तन नहीं करते। सोशल मीडिया पे अगर आप किसी एक तरफ का कीर्तन करने लगे तो दो काम होते हैं। पहली बात तो उस साइड के लोगों की लामबंदी आपके लिए बढ़ जाती है, नंबर एक। दूसरी साइड वाले आपको गाली देते हैं मानक, तो आपका बचाव करने के लिए एक साइड वाले लोग खड़े हो जाते हैं। राइट। अगर आप ये सोशल मीडिया उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव का खेल है। आप अगर भूमध्य रेखा में विचरण कर रहे हैं तो न तो आपके ये बढ़ेंगे फॉलोअर्स ज्यादा, और दूसरी बात उत्तरी ध्रुव के तीर और दक्षिणी ध्रुव के तीर आप बीच में खड़े हैं तो सबसे ज्यादा आप ही खाएंगे। लेकिन आप पर आरोप यह लगता है कि आप सरकार बीजेपी के पक्ष में पोलिंग करवाते हैं, उनके पक्ष में सर्वे दिखाते हैं, आपकी राय और विचारधारा भी उनसे मेल खाती है। हमारी राय और हमारी विचारधारा मेल खाना ये मेरा व्यक्तिगत चॉइस हो सकता है। सोशल मीडिया सबका व्यक्तिगत प्लेटफॉर्म है ना। अभी दिक्कत यह है कि अभिव्यक्ति की आजादी हर किसी को है, यशवंत देशमुख को नहीं है। तो अभिव्यक्ति की आजादी का स्कोप मेरे लिए नहीं है, पहली बात तो ये। ओके। दूसरी बात, मेरे पिताजी मेरे परिवार के लोग संघ के रहे हैं, पुराने वरिष्ठ लोग रहे हैं। मेरे पिताजी पांचजन के संपादक थे। खुली किताब है मेरी जिंदगी, उनका पब्लिक जीवन नाम भी बता दीजिए। तो यादवराव देशमुख, Yes. वो ठीक है ना। तो घर के जितने बड़े 6 भाइयों में से 5 भाई संघ के प्रचारक थे। तो इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं, क्योंकि मुझे गर्व है उनके काम के ऊपर, मुझे क्यों गुरेज होना चाहिए। हाँ। दिक्कत यह है कि मेरे देशमुख सरनेम को लगा करके जो उसको ही लेकर के आप अगर कयास लगाते रहें, तो यही यशवंत देशमुख है ना जो कर्नाटक में कह रहा था कि कांग्रेस जीत रही है, 2009 में कह रहा था लोकसभा में कांग्रेस जीत रही है। बाकी जिन जगहों पे कांग्रेस जीती सब यही यशवंत देशमुख बोल रहा था ना। जब यशवंत देशमुख वो बताते हैं उस समय जानते हैं क्या कमेंट आता है? इस बार यशवंत जी ऑब्जेक्टिव है, इस बार यशवंत जी ऑब्जेक्टिव है। लेकिन जब बीजेपी जीत रही होती है, यशवंत जी इस बार मामला गड़बड़ है, इस बार पैसा खा गए। ये पहले नहीं, संघी पैसा भी खाने का आरोप नहीं लगता यार। पैसा खाने का आरोप लगे तो भी ठीक है, मैं खुश हूं, पैसा तो मिले कम से कम। संघी है ये, इसका बाप संघी है, इसका दादा संघी है, जितने भी संघी है मामला संघी है। अच्छा, यही बात मीडिया पर भी लागू होती है, क्योंकि आप पत्रकार भी रहे, इतना टाइम आपने एज ए जर्नलिस्ट भी काम किया। क्या लगता है आपको, मीडिया वाकई, कुछ लोग कहते हैं गोदी मीडिया, कुछ लोग कहते हैं दरबारी मीडिया, मीडिया की आज की हालत क्या वाकई चिंताजनक है? देखिए, चिंताजनक तो लगती, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन वो चिंता मुझे इस बात से भी होती है कि क्या पहले हालात कुछ अलग थे हमारे, जिन्हें आप आज गोदी, उस समय क्या लुटेंस मीडिया नहीं था? कोई भी एक्सट्रीम पेंडुलम इधर से छूटा है तो दूसरी साइड में लटक रहा है। एक बार तो पेंडुलम छूटेगा तो बीच में नहीं रुकेगा ना, टन से दूसरी तरफ जाता है। तो ये वाला है, लुटेन से छूटा है तो गोदी हो गया, गोदी से छूटेगा लुटेन। ये सत्ता के साथ में है, जहां पर भी है। बीच में रहने वाले आप उंगली में बताइए ना, मैं नाम नहीं गिनने बताऊंगा, आप मन में अगर गिनेंगे जिनको आप सवेरे सुन के मानक गुप्ता उठ के बोलेंगे कि आज मैं ये अखबार पढ़ूंगा, या इस रिपोर्टर की रिपोर्ट आई है तो मैं ध्यान से पढ़ूंगा, या फलाने संपादक ने कुछ लिखा है, तो कितने लोग हाथ में रह गए उंगली बताओ मानक। 10 के बाद में 11वीं उंगली आ जाए तो बता देना कहां से आएगी। नहीं आएगी ना। तो इसके लिए किसी को क्यों दोष देना। दूसरी बात, जो पहला वाला सवाल आपने पूछा था उसका दूसरा हिस्सा यह है, केवल मेरे परिवार के नाम के कारण, कि मेरे पिताजी आरएसएस के थे या ताऊ जी आरएसएस के थे, मुझे 30 सालों में इस शहर में कितना परसिक्यूट किया गया है यहां की लुटियन लॉबी में। किसी दिन मैं अगर पोल पथरी लेके बैठ गया तो बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये कब की बात है? सन 1993 जुलाई, जिस दिन मैं पहली बार दिल्ली शहर में आईआईएमसी का इंटरव्यू देने आया था, उस इंटरव्यू से लेके आज तक मैं हूं तो मैं अपने सरनेम के कारण नहीं हूं, मैं अपने सरनेम के बावजूद हूं।
मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अक्षम्य किस्म के तरीके से लोगों ने मुझे यहां पर मार के गाड़ देने की कोशिश की है प्रोफेशनली, सिर्फ इसलिए क्योंकि केवल इसलिए कि मेरे पिताजी संघ में थे। अपराध है? किसी के पिता का संघ में होना अपराध है? बिल्कुल नहीं है। मुझे एज ए जर्नलिस्ट, एज ए प्रोफेशनल, यशवंत देशमुख को यशवंत देशमुख की तरह से क्यों नहीं नापा गया? आपके काम से देखा जाना चाहिए। काम से देखा जाना चाहिए। ओके। तो ये वो चैप्टर बहुत अजीब है, उस पर कभी हम लोग अलग से बैठेंगे, बात होगी। लेकिन ये गोदी मीडिया और लुटियन मीडिया के दो एक्सट्रीम पेंडुलम्स जो है ना, ये पहले भी थे और अभी भी हैं। ओके। इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं। अच्छा, डेमोक्रेसी खतरे में है क्या? लोकतंत्र खतरे में है क्या? बहुत खतरे में है। संविधान खतरे में है क्या? विपक्ष ने तो ये कहा कि संविधान बचाने का चुनाव है। संविधान, हाँ। पूरा लोकतंत्र, संविधान और हमारी बुनियाद पर ये पूरा का पूरा चुनाव विपक्ष ने लड़ा। जी जी। और अगर एग्जिट पोल सही है और ये नतीजा आ रहा है, इसका मतलब संविधान खतरे में नहीं है। संविधान, या फिर अगर है भी तो जनता ने नहीं माना। संविधान कितनी बार इमरजेंसी के दौरान बदला गया था, एम्बलम तक संविधान का बदल दिया गया, राइट? बीच में शब्द घुसेड़े गए ना, सोशलिस्ट घुसेड़ा गया, सेकुलर घुसेड़ा गया, हमारे संविधान में था क्या? नहीं ना। अभी संविधान खतरे में। क्यों खतरे में? वैसा गाली नहीं दे सकते आप। किसको गाली नहीं दे सकते? नरेंद्र मोदी को आप गाली दे के दिखाइए। अरे भाई साहब, सोशल मीडिया में मेरे ख्याल से जितनी गाली उस इंसान को पड़ती है, उसके बाद में मानव गुप्ता और यशवंत देशमुख को गाली देने की कोई वो है? नहीं, विपक्षी नेताओं को भी खूब पड़ती है। राहुल गांधी को दिन रात पड़ती है, ढेर पड़ती है। राहुल गांधी को पड़ती है, नरेंद्र मोदी को, किसी को छोड़ा जाता सबको है, पड़ती है, बख्शा जाता है किसी को। क्या इस मुल्क में बोलने की जितनी आजादी है, कभी आपको लगता है बोलने की आजादी कम हो गई है? वो इंस्टीट्यूशंस का हवाला देते हैं, देखिए, कहते हैं सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सरकार के कब्जे में हो गए, खास तौर से इलेक्शन कमीशन। मेरे ख्याल से दुर्भाग्यपूर्ण है मानक, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का आरोप लगना, देखिए मैं पहली बात तो मैं कतई ये नहीं कहूंगा कि पिछले वालों ने कुछ गलत किया तो ये वाले भी गलत करें, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन की गरिमा और अक्षुण्णता बनी रहनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इलेक्शन कमीशन में क्या क्या पहले की सरकारों ने किया, नवीन चावला की जो पोस्टिंग थी उसके बारे में ज्यादा डिटेल में जानने की नहीं। आपने चुनाव आयुक्तों के चुनाव आयोग से हटते ही आपने उनको आपने चुनाव लड़वाए, आप मंत्री बना के ले गए पूर्व चुनाव आयुक्त को। उसके बाद में आप अगर यह आरोप लगाएं कि इलेक्शन कमीशन की गरिमा के साथ में छेड़छाड़, पहली बात दिक्कत यह है कि आप जब ऐसे आरोप लगा रहे हैं ना, तो आपके आरोपों में दम कम दिखता है, क्योंकि आपने भरपूर दुरुपयोग किया। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि अभी वाले को दुरुपयोग करना चाहिए, ठीक है, मैं कतई इसके पक्ष में नहीं। लेकिन आप चूंकि चुनाव हार रहे हो कोई, उस चक्कर में आप पूरे इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी को साख पे लगा कर कराओ, नीचे ले आओ, क्या यह उचित है? पर लेकिन इंस्टेंसेस भी तो है ना। बताइए। अब बताइए, बंगाल में वो जज साहब हाई कोर्ट के, हाँ, वो रिटायरमेंट से पहले गलत है, छोड़ा और पार्टी से उतर के चुनाव लड़ लेने। मानक बिल्कुल गलत है। मेरा बहुत साफ मानना है, कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होने के बाद में गवर्नर, मंत्री, ये किसी भी तरीके पोस्ट से आजीवन कानून होना चाहिए कि उनको नहीं बनना। पर हो रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज गए राज्यसभा। मैं कह रहा हूं गलत है। सवाल यह नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है, सवाल यह है उसको बेहतर करने के लिए आप ऑप्शन क्या दे रहे हैं। आप इलेक्शन कमीशन के चुनने के लिए जो आपकी प्रक्रिया है उसको बेहतर करने के लिए कीजिए, मैं बिल्कुल भरपूर स्वागत करूंगा, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर जितने भी हैं सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है, उनमें चयन में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका होनी चाहिए। जो चीज मैं पक्ष में नहीं बताता हूं, वो जो आया ना कि एक जज भी होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। मैं उस दिन मानूंगा जज होना चाहिए जिस दिन जज के सिलेक्शन में नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री होना चाहिए। जिस दिन आप ये बोलेंगे मिलॉर्ड, मैं मानूंगा कि आपकी दखलंदाजी तय है। क्योंकि तीनों इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल, आप अपने अंदर किसी को नहीं, आपके अंदर अकाउंटेबिलिटी आना नहीं चाहते, बाकी हर जगह पे आप एक टांग घुसेड़ के रखना चाहते हैं। नहीं नहीं, यहां पे भी हमारा होना, ये नहीं चलेगा। ओके, ये दैट मैं उसके खिलाफ हूं। हाँ, विपक्ष और पक्ष जो सरकार है, उनके नेताओं की सर्वसम्मति के बगैर चुनाव आयुक्तों का वो नहीं होना चाहिए। क्या तानाशाही आने वाली है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं अगर इसी तरह से चलता रहा, एक ही पार्टी एक ही सरकार इतनी मजबूत होती रही, तो हो सकता है कि अगली बार चुनाव ही ना हो, ये आखिरी चुनाव है। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी इस मुल्क में मेजॉरिटी इलेक्शन हारे हैं। आपने कभी ध्यान दिया इस पे? राज्यों के हाँ। अरे राज्यों की तो बात हो रही है। हाँ। भाई 2 जीते हैं लोकसभा, तीसरा जीतने जा रहे हैं। लोकसभा के ऊपर इतना फोकस है कि लोग राज्य देखना ही नहीं चाहते।
क्या राज्य के मुख्यमंत्री मायने नहीं रखते? राज्य की सरकारें मायने नहीं रखती? राज्य के चुनाव मायने नहीं रखते? मतलब स्वस्थ लोकतंत्र है देश में? क्यों नहीं है? स्वस्थ लोकतंत्र नहीं होता तो ममता दीदी होती या स्टालिन होते या जो जितने भी तो उनको तो जेल में डाला जा रहा है, वो कह रहे जेल में डाल रहे हैं। जो डाले यार, ये अब उसके ऊपर सही गलत मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में जब तक आपका ये सिद्ध नहीं हो जाता तो जेल भेजना या उस तरीके से उसको करना वो शायद इतना ठीक नहीं है। मैं शरद पवार कह रहे हैं चुनाव के बाद छोटे दल कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे अगर ये रिजल्ट आते हैं जो एग्जिट पोल में आए हैं। क्या बदलाव देखते हैं हम देश की पॉलिटिक्स? देखिए, कांग्रेस इस देश की नेशनल पार्टी थी, है और रहेगी। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। पिछले चुनाव में 19% वोट पड़े थे, हमारे अभी के एग्जिट पोल में हमारे हिसाब से 21-22% तक उनके वोट जा सकते हैं। जो पार्टी देश में मरी गली हालत में भी हर 5वां भारतीय जिसको वोट दे रहा हो, आप उसे नेशनल पार्टी न माने, ये संभव नहीं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, जितनी हमारे यहां की छोटी पार्टियां हैं, शरद पवार समेत, वो सिंगल लीडर पार्टी है मानक। उन लीडर्स की मृत्यु के बाद में उन पार्टीज का कोई प्रोग्रेशन प्लान नहीं होता। जयललिता की मृत्यु के बाद में एआईएडीएमके का क्या हो रहा है? ठीक है, सबके जिनके घर में बेटे बहू जो बिटियां संभालने का है, अगर तो योग्य हैं तब तो ठीक है। ठीक है, बीजू बाबू योग्य थे, बीजू जनता दल लेके आ गए, लेकिन अब उनके आगे ना पीछे भगा। बीजू जनता दल का क्या होगा, या नीतीश कुमार जी की पार्टी का क्या होगा? मायावती जी कोशिश कर रही है अपने भतीजे को करने की, फिर पीछे ले लिया उन्होंने। अखिलेश आगे एक पोल बन गए, ठीक है, तेजस्वी ने संभाल लिया। हेमंत सोरेन अपने पिताजी की लेगेसी को आगे ले गए। ठीक है, जो जिसके अंदर पुरुषार्थ है ये करने का वो तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज अधिकांश डायनेस्टिक पार्टीज जितनी भी हैं, उनका डिसइंटीग्रेशन या उनका कमजोर होना अवश्यंभावी है, होना ही होना है। तो अगर वो डिसइंटीग्रेशन होगा तो वो कहां जाएंगी? बेहतर है कि वो कांग्रेस में जाएं। तो शरद पवार जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। क्या राहुल गांधी एक नाकाम नेता के तौर पर स्थापित हो जाएंगे अगर वो ये चुनाव हार रहे हैं तो? मैं नाकाम शब्द बहुत वैसा होता, मतलब देखिए, जो राज्य सरकारें जीत रही हैं, अगर बोलेंगे केंद्र को जाता तो उनको वो क्रेडिट भी लेंगे। वो मैं नाकाम शब्द का नहीं प्रयोग करता। मैं राहुल गांधी, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन मानक वो अच्छे इंसान होंगे। मतलब मैं सभ्य सुसंस्कृत बढ़िया इंसान है। हाँ। मुझे लगता है कि जिस काम को उन्होंने चुना है प्रोफेशन में, उनका पैशन नहीं, वो अनमने ढंग से वो काम करते हैं। फिट नहीं है। फिट मतलब जब मैंने बोला अनफिट है तो लोगों ने बोला आपने ऐसे गलत शब्द का प्रयोग कर दिया। मैं ये कह रहा हूं उनका मन नहीं है, उनका मन नहीं है, वो अनमने पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने। हाँ, अब अगर आपकी माताजी और हमारी माताजी, जिनका परम इच्छा थी कि हम दोनों को डॉक्टर बना दिया जाए, तो हम दोनों किस किस्म के डॉक्टर बनते मानक? ये बताओ ना। या तो पेशेंट रो लेता, या पेशेंट को देख के हम लोग रो लेते मुक्का फाड़ के। ठीक है, तो ये इंसान जो भी काम करे उसका उसमें पैशन दिखना चाहिए। समहाउ मुझे लगता है कि उनका वो पैशन नहीं। अच्छा, अब मोदी, नरेंद्र मोदी के इस कामयाबी का सबसे बड़ा कारण या राज आप क्या मानते हैं? मेरे ख्याल से उनकी जिद का मतलब मैं नेगेटिव सेंस में नहीं, मैं पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूं। जो उस व्यक्ति के अंदर कर्मठशीलता है, जो एक सपना जो भी वो देखें व्यक्तिगत रूप से कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, जो भी आप अगर नितांत क्रिटिक भी हैं, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिस तरीके की जिद और लक्ष्य, एक पैनापन चाहिए और सतत प्रयास करने वाला, 24 घंटे काम, 24 घंटे वाला, वो उनके अंदर कर्मठशीलता है। उनकी कड़ी मेहनत ही उनका सबसे बड़ा एसेट है। मैं बहुत साफ बोल रहा हूं। पर लोग कहते हैं साम दाम दंड भेद करते हैं राजनीति में, इसीलिए जीतते रहते हैं। साम दाम दंड भेद के लिए भी मेहनत तो करनी पड़ती, दिमाग तो लगाना पड़ता है। हाँ। 24 घंटे हिंदू मुसलमान से जीतते हैं। अगर आपको यह लगता है कि नरेंद्र मोदी केवल हिंदू मुसलमान से जीतते हैं, तो मुझे नहीं लगता आप देश की राजनीति की बेहतर समझ रखते हैं। जो भी ये बात कहे, कारण यह है, आप जब इलेक्शन का डेटा उठाइए, एग्जिट पोल्स का, सर्वेस का डेटा उठाइए, नरेंद्र मोदी को वोट देने वाले अगर 100 लोग हैं, उसमें हिंदुत्व के नाम पर वोट देने वाले मुश्किल से 10 होंगे। 90% लोग डेवलपमेंट, विकास या ड्रीम या उत्साह या अपेक्षा या आने वाले समय के लिए उम्मीद, उसके लिए वोट देते हैं। तो ब्रांड नरेंद्र मोदी ये ऑप्टिमिज्म का ब्रांड है, ये हिंदू मुस्लिम का ब्रांड नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, ये बात सही है कि हिंदुत्व का एक कोर है। उस कोर को आप इस तरह से देखिए कि जिस तरह, जैसे हम और आप अगर कोई बैंक में एफडी करें, तो हर दिन तो हम एफडी खोल के नहीं देखते ना। शेयर मार्केट में आप पैसा लगाते हैं तो हर समय देखते हैं, एफडी में नहीं। तो मुझे लगता है कि हिंदुत्व पॉलिटिक्स और सेकुलर पॉलिटिक्स, ये एफडीज हैं
बीजेपी की और अपोजिशन की। इनको रोज रोज चेक करने की जरूरत नहीं। पर मोदी राज्यों में क्यों नहीं चलते? फिर राज्यों में चुनाव क्यों बीजेपी हारती रहती है? राज्यों में चुनाव इसलिए हारती रहती है क्योंकि मोदी की पार्टी में मोदी के जैसे उतने लोग नहीं, स्थानीय नेता बड़े और नहीं। ये भारत जो है ये 60 और 70 का भारत नहीं है जिस समय इंदिरा गांधी या नेहरू या एक नेता के नाम पर सारे कचूमरों को भी उतना ही वोट दिया जाए। ये भारत अब दूसरा है जो स्प्लिट वोट देता है। उसको नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में चाहिए तो ठोंक कर 7 सीट दिल्ली में देता है, और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री चाहिए तो 67 सीट ठोंक करके अरविंद केजरीवाल को देता है। कांग्रेस के लिए कोई रिवाइवल के लिए या विपक्ष के लिए रिवाइवल के लिए कोई फॉर्मूला है क्या आपके जहन में कि ऐसे करना चाहिए, ये नहीं कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं? मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि आप देखिए, जब अंधड़ होता है सामने, खूब रेत वाली वो चल रही होती है ना, तो हम पहला काम क्या करते हैं, हम मुंह के ऊपर नाक के ऊपर ढकते हैं ना कि नाक में ना जाए। दूसरा कोशिश करते हैं आंख में हम चश्मा लगा लें। ठीक है, अब आपको ये देखना रहता है कि भाई हम अंधड़ की तरफ मुंह करके हम चलेंगे या इधर पीठ की तरफ करके हम करेंगे। हम देखेंगे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ है। ठीक है, केंद्रीय नेतृत्व के मामले में नरेंद्र मोदी अंधड़ है। अगर आप सेंट्रलाइज करके मोदी के खिलाफ कैंपेन करके आप इलेक्शन लड़ेंगे तो आप अंधड़ की आंख में सीधे अपने मुंह में नाक में सब ले रहे हैं। आपका वो एसेट नहीं है, आपका केंद्रीय नेतृत्व लायबिलिटी है। लेट मी से दिस अपफ्रंट। लेकिन आपका एसेट क्या है? आपके रीजनल लीडर्स। ओके, उनकी लायबिलिटी वो है। इसीलिए नरेंद्र मोदी भी जाकर के जब कर्नाटका प्रचार करके आते हैं जीतते नहीं हैं। ओके, क्योंकि वो असल में क्या करते हैं स्मार्टली, कर्नाटक जितने हार, आप देखिए माना जितनी जगहों पे बीजेपी विधानसभा चुनाव हारती है ना, नरेंद्र मोदी बहुत जाकर के वहां प्रचार करते हैं जहां गारंटीड होता हार होती। क्यों? वो दरअसल विधानसभा जीतने के लिए, लोकसभा के लिए कर, वो कहते हैं मैं गिल्ट बो के आऊंगा लोगों के अंदर, ताकि लोग कहें कि अरे अरे मोदी जी आए थे, उनके कहने पे भी हमने विधानसभा में वोट, अब तो मोदी जी का चुनाव में तब तो वोट दे दें। तो वो गिल्ट बो के आते हैं। वही तेजस्वी यादव अब कर रहे हैं। लोकसभा में उनकी सीटें ज्यादा नहीं आनी, लेकिन वो गिल्ट बो के जा रहे हैं वहां पे कि विधानसभा में मेरा नंबर आएगा, याद रखना हम आए थे तुम्हारे पास। ओके, तो यानी जो लोग यशवंत ये कहते हैं कि मोदी सिर्फ हिंदू मुस्लिम से जीतते हैं, राष्ट्रवाद से जीतते हैं, 19 का चुनाव पुलवामा से जीत गए थे, 14 का इसलिए जीत गए थे क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी थी, भ्रष्टाचार के आरोप थे, वो अन्याय करते हैं मोदी के साथ, जमीनी सच्चाई को नहीं देखते हैं वो। मेरे ख्याल से मैं इस बात को और दूसरे तरीके से कहूंगा, मानक, और पूरी गंभीरता से कहूंगा। ये लोग कहते हैं ना कि ऐसा करते हैं मोदी, वो कम अन्याय करते हैं। मोदी की सेकंड लाइन वाले में जो लोग हैं जिनको समाऊ ये लगता है कि ऐसा करने से मोदी जीतते हैं, ये दूसरे कहते हैं छोड़िए। संकट ये नहीं है कि विरोधी कहते हैं। मोदी की पार्टी में, नरेंद्र मोदी की पार्टी में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनको लगता है चुनाव जीतने का ये फॉर्मूला है। चाहे वो 2002 के चुनाव के कारण उनके मन में ये भाव आया हो या जो भी आया हो। दिक्कत यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं चाहे इतना हिंदू मुस्लिम करें ना करें, उनकी पार्टी के छुड़बैये इतना ज्यादा हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो उनको लगता है कि ये इसी से जीत रहे हैं। तो फॉर्मूला है क्या फिर चुनाव जीतने नहीं, चुनाव जीतने का फॉर्मूला बहुत साफ है कि आपको संवाद जनता के, अगर आप प्रधानमंत्री के उस लेवल के चुनाव की बात कर रहे हैं कि आपको अगर चाहिए तो आपका संवाद अच्छा होना चाहिए, आपकी नीयत दिखनी चाहिए कि आप काम करते हुए दिखने चाहिए, और काम होना भी चाहिए, और काम होना चाहिए, काम जमीन पे दिखना चाहिए। तो क्या है, देखिए, जब विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम लोगों को दिखता है तो लगता है काम हुआ, और आप 24 घंटे काम करते हुए दिखाई देते हैं तो लोग तक काम। एक स्थिति ऐसी आती है मानक, जब आपके प्रोफेसर आपको अटेम्प्ट करने के पैसा देते हैं, नंबर देते हैं, ठीक है, उस जगह पे जाकर के नरेंद्र मोदी के फेलियर्स को भी उनके समर्थक एक्सेप्ट करते हैं। डीमोनेटाइजेशन आर्ग्यूबली बहुत सारे लोगों के लिए बहुत टची सब्जेक्ट है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो कोई बहुत अच्छा फैसला नहीं था, ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी के समर्थकों ने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया, ये कह करके नीयत बंदे की ठीक थी, गलत किया, लेकिन बड़े बड़े लोगों के कैश निकलवा दिए, बड़े बड़े लोगों के कैश निकलवा दिए। अच्छा भाई, हमारे पास में तो इतना था ही नहीं कि हम परेशान हो, जाके बैंक में जमा कर दिया, हमारा हो गया। तो वो नीयत साफ थी, बंदे की नीयत ठीक थी, ये ट्रस्ट, विश्वास अर्जित करना बड़ी बात बताइए। महंगाई बेरोजगारी देश में मुद्दा है ना, समस्या है ना, बिल्कुल, तो फिर क्यों नहीं चल रहा? इसलिए नहीं चल रहा है कि मुद्दा होने के बाद में मुद्दे का समाधान कौन दे सकता है, जनता ये भी तो सोचती है। आप जोर जोर से चिल्लाएं मुद्दा है, मुद्दा है, मुद्दा है, आप हमारे घर के बाहर खड़े होकर बोले आपके घर में चोरी होगी, चोरी होगी, चोरी होगी, चोर भाग रहा, चोर भाग रहा, चोर भाग रहा, जोर जोर से आप चिल्लाएं, है ना, तो हम पहले देखेंगे कि भाई आप चिल्ला रहे हैं या कोई चोर पकड़ने के लिए भाग भी रहा है। ओके,
आप भाग नहीं रहे, सारे लोग ढोल लगा रहे, चोरी हो गई, मानक के घर में चोरी हो गई। अब मानक देख रहे हैं कि भाई साहब इसमें उसने उछलने की क्या बात है, चोरी हो गई तो हमें भी पता है। तुमने चोर को देखा, पकड़ो, भागो, अरे रिकवर तो करो। कुछ भी नुकसान है, कोई जिंदगी में समस्या है, आप सॉल्यूशन तो दोगे ना उसका। पॉलिसी का आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, पॉलिसी का सॉल्यूशन दोगे या बोलोगे पॉलिसी खराब है। अरे भाई साहब, प्राइम मिनिस्टर खराब है। नहीं, उसमें एक और एंगल है, सॉल्यूशन देते भी हैं तो कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि न्याय योजना दिया और तमाम। हाँ, जो कि वही आपने बहुत अच्छा बोला। जब आपने पिछले 5 साल पहले, आपको याद है, 2,000 की 3 इंस्टॉलमेंट की नरेंद्र मोदी ने बात की, 6,000 साल, राहुल गांधी बोले हम 6,000 महीना देंगे। हाँ। ठीक है, क्यों नहीं लोगों ने यकीन किया? तो ये जो विश्वसनीयता का संकट है ना, ये मानक देखिए, कोई नेता या कोई व्यक्ति विश्वसनीयता, या हम और आप, हम में से सारे मित्र, दर्शक सब जानते हैं, हम अपनी विश्वसनीयता अर्जित करते हैं। जो लोग हम पे विश्वास करते हैं उसका कारण होता है कुछ हमने अच्छा किया बैकग्राउंड होता है, ट्रैक रिकॉर्ड होता है, हमारा दिल साफ होता है उनके लिए। मानक हमारे ऊपर भरोसा करें, हम कारण है, ठीक है, कि हम मित्र हैं या हमारा। आप नेताओं का भी वैसे ही देखिए ना, और विपक्ष के कितने नेता हैं जिनके ऊपर विश्वसनीयता है तो लोग उनको वोट देते हैं ना। राइट, स्टेट्स में जीतते हैं ना। आप केंद्रीय में नहीं है आपके विश्वसनीयता, ये एक सिंपल सी चीज को मानने में क्या एटी क्या है। ठीक है, ओके, अब रैपिड फायर राउंड। अरे बाप रे। मेरे इस रैपिड फायर राउंड से आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, बहुत खतरनाक, बड़े-बड़े नेता डरते हैं, बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि जब किसी को मैं बोलता हूं चाय वाला इंटरव्यू के लिए आना है, तो पहले तो उसके जहन में रैपिड फायर राउंड घूमता है। कोई आपको ये नहीं बोलता कि सवाल बता दो पहले से। ले यार। नहीं, बड़ा पूछते हैं क्या क्या पूछोगे। ओके, चलिए रैपिड फायर। यशवंत देशमुख, पहला सवाल, देश में सबसे अच्छा भाषण देने वाला नेता कौन है? बेस्ट स्पीकर? नरेंद्र मोदी। बेस्ट पॉलिटिकल माइंड कौन है? राजनीति का चाणक्य, सबसे तेज। आप अभी जो लोग हैं, अभी भी मेरा मानना यह है कि लालू यादव जी दिमाग वैसे उसमें, लेकिन अपोजिशन की बात करेंगे तो अरविंद केजरीवाल। पॉलिटिकल माइंड की अगर आप बात करें, पॉलिटिकल माइंड नहीं पूछ रहा हूं। देखिए वो बंदा जेल से बाहर आया, 48 घंटे में उसने कितनी छिछालेदर पिल दी यहां पर। वो चला गया कि देखिए ये तो अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं, योगी जी को कोने कर देंगे, मतलब एक भगदड़ मचा दी। वो अपना घर, अपना दुकान नहीं संभाल पा रहे, वो अलग विषय है, वो अलग बात है, लेकिन मैं दिमाग की बात कर रहा हूं। ओके, देश का मोस्ट पॉपुलर लीडर, सबसे लोकप्रिय नेता अब तक का कौन है? नरेंद्र मोदी, निस्संदेह। नेहरू से भी राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। एब्सोल्युटली। 414 राजीव गांधी ने जीती थी। नहीं, वो उनको सिंपैथी वेव में मिली थी। ओके, देश का सबसे प्रॉमिसिंग नेता किसे मानते हैं? युवा, तेज तर्रार, जिसका भविष्य ब्राइट हो। मतलब राज्य के लेवल पे देखूं तो मुझे तेजस्वी यादव में बहुत संभावनाएं दिखती। मैं पॉलिटिकल संभावना की बात कर रहा हूं। केवल मैं, दर्शक ये ना समझे कि ये बड़ा अच्छा काम करेंगे, बड़े अच्छे, वो नहीं, मैं केवल राजनीतिक। हाँ, बिल्कुल ठीक है। बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक का कौन रहा है? लाल बहादुर शास्त्री। वेरी गुड। बेस्ट चीफ मिनिस्टर आप किसे मानते हैं? मैं मानूंगा नवीन पटनायक को। ओके, बेस्ट इलेक्शन कमिश्नर अब तक का कौन रहा है? टी.एन. शेषन, विदाउट एनी डाउट। मतलब इलेक्शन कमीशन के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, ये उस इंसान ने खोदी गोदाम में। अरे सुनो, कोई जरा गोडाउन खोलो इलेक्शन कमीशन में, एक रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए, ताकत होती है। हाँ, तो एक होती है, लाओ ला के फिट करो, तब दुनिया ने देखा, अरे वाह, इलेक्शन कमीशन में तो रीढ़ की हड्डी भी होती है। कुछ होता है। टी.एन. शेषन को मेरे हिसाब से भारत रत्न मिलना चाहिए। ओके, बेस्ट इलेक्शन अब तक का आप कौन सा मानते हैं राजनीतिक तौर पर? 77 बिल्कुल, जिसमें इंदिरा गांधी आंख मूंद के, उससे देश में लोकतंत्र का जो लोकतंत्र के प्रति उस इलेक्शन ने जो आस्था बढ़ाई, मेरा मानना है वो सबसे बड़ा इलेक्शन। और वर्स्ट इलेक्शन, सबसे बुरा चुनाव? नहीं, बुरे चुनाव की तरह मैं राष्ट्रीय चुनाव की तरह मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन जो एक दौर था जिस समय पेपर बैलेट में लूटे जाते थे, उस दौर में, और वर्तमान में उसकी पुनरावृत्ति जो पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में होती है और जो चंडीगढ़ में मसीह साहब करते हैं, वो सब वर्स्ट एग्जाम्पल। ओके, अब मैं कुछ नाम लूंगा और आपके जहन में जो पहला शब्द आता है वो बताना है। एक सेंटेंस भी हो सकता है वो। अच्छा, चलिए। सैम पित्रोदा। पता नहीं क्यों उनको देख के मुझे म्यूट का बटन याद आता। मणिशंकर अय्यर। इंटरेस्टिंग, बहुत, मतलब मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि मणिशंकर अय्यर, कितनी भी बातें आप उनको उस तरह से बोलने करें, लेकिन एक बात है, बंदा जो बोलता है उस पर टिका रहता है।
मणिशंकर बीजेपी वाले तो तालियां बजाते हैं, ताली बजाते हैं जब वो आते स्टार स्टार आ जाते हैं प्रचारक। दिग्विजय सिंह मुझे लगता है, नहीं वैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन ओवर हाइप्ड है अभी, मुझे ऐसा लगता है। नरेंद्र मोदी कर्मठशील है। अमित शाह गजब खोपड़ी। राहुल गांधी मिसफिट, अगर अनफिट से लोगों को आपत्ति थी तो मैं मिसफिट बोल दूं। प्रियंका गांधी मौका ही नहीं मिला बंदी को, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आई मीन आई बिलीव दैट आई स्टिल हैव ओपिनियन अबाउट दैट। वो हमारे सारे सर्वे में मानक वो राहुल गांधी से ज्यादा पॉपुलर आती है। इतना ही काफी है। सोनिया गांधी ग्रेस। मनमोहन सिंह साइलेंट वर्कर। वाजपेयी अटल। राजीव गांधी स्वप्नदृष्टा। इंदिरा गांधी दृढ़ निश्चयी। जवाहरलाल नेहरू हिंदी में स्टेट्समैन का जो शब्द हो या वैसा आप कह लें, क्योंकि मैं अनलाइक बहुत सारे जो विरोध करते हैं, मुझे लगता है कि जवाहरलाल नेहरू जिस समय प्रधानमंत्री बने थे उस समय देश की जो स्थिति थी और उस समय की जो सोशलिस्ट विचारधारा का एक वो उभाव था, उसके चलते जो कुछ भी उन्होंने किया उस समय के हिसाब से अपनी ओर से उन्होंने भर। अखिलेश यादव क्या कहें, अच्छा बुरा कोई शब्द वैसा नहीं सोच पा रहा हूं, लेकिन हाँ क्योंकि उनमें संभावनाएं बहुत है। जैसे एक होता है ना, संभावना है लेकिन वो ताला ठीक से खोल नहीं रहे हैं। हाँ वो केजरीवाल गजब चीज है। वैसे भी आपने बोल दिया। हाँ, ठीक है, ओके। उद्धव ठाकरे सरल या सौम्य कहना चाहूंगा। योगी आदित्यनाथ देखिए महंत जी और ये सारी चीजें जो होती हैं, हाँ। मुझे लगता है, लेकिन मैं उनके लिए थोड़ा अप्रत्याशित शब्द का प्रयोग करना शुरू करूंगा, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि वो न केवल अपने प्रदेश में, भारत में भी इतनी तेजी से उनका लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ेगा। उस लिहाज से उन्होंने मैं अप्रत्याशित बोलूंगा। बाकी उनकी पृष्ठभूमि महंत की या राजनेता की, उसकी एक लिमिटेशंस थी, उन्होंने उस लिमिटेशंस के बाहर अपना प्रोफाइल बढ़ाया है। ओके, अब आखिरी सवाल, नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी में कौन? इस सवाल का जवाब आपने कभी सोचा है? सोचा है, बहुत बार सोचा है, और उसके जवाब में दिक्कत मुझे लगता है कि बीजेपी हैज अ प्रॉब्लम ऑफ रिचेस। राहुल गांधी के बाद में, सोनिया गांधी के बाद में कांग्रेस में कौन, इसका जवाब आपको ढूंढना पड़ता है कि इनके घर के अंदर कौन बैठा है, किसको ये कृपा पात्र बनाएंगे। बीजेपी के पास में वो समस्या नहीं है। अगर आप बीजेपी के अंदर वहाँ पे संघ वाला एंगल भी ढूंढें तो संघ वाले एंगल से भी राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह, ये तीन लोग जो बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनको संगठन, संघ का बैकग्राउंड, ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद में अभी भी मैं उनको बूढ़ा नहीं मानता हूं, भले ही रिटायर कर दिए गए और राज्य की राजनीति। शिवराज सिंह चौहान अब आ रहे हैं विदिशा जीत के, ठीक है ना, अच्छे लोग। और फिर योगी आदित्यनाथ तो हैं। योगी, मैं नए वाले में जा रहा हूं तो योगी आदित्यनाथ हैं। फिर उसके बाद में इधर अगले इसमें आप जाइए तो ये अन्नामलाई उभर रहे हैं दक्षिण में, बड़ा चेहरा होंगे। येदियुरप्पा के बाद में दूसरा दक्षिण का सबसे बड़ा चेहरा अन्नामलाई बनेंगे, निस्संदेह बनेंगे, मुझे कोई शक नहीं है। और उसके अलावा अगर आप ऐसे बात करेंगे तो इंपोर्टेड लीडर बहुत सारे होंगे, लेकिन जो गुरु जगह हिमंता बिस्व शर्मा ने बनाई है वो चमत्कृत करने वाली है। और एक तो ये हो गया, और एक मैं नाम आपको और देता हूं। हाँ। मुझे पता नहीं क्यों अंदर से रह के लग रहा है कि चिराग पासवान बीजेपी के अगले हिमंता बिस्व शर्मा होंगे। ओके, इस बात को लिख लीजिए, यानी अगर ये होगा तो उस दिन मानक मुझे याद जरूर करें। यानी मोदी 3 में 24 के बाद अप्रत्याशित बदलाव देश की राजनीति में होने वाले हैं। यशवंत, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मजा आया। इस तरह की बातचीत पहली बार हुई है, पहले तो अलग अलग जगह होती है। भाषा पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ा मानक, क्योंकि हम लोग जब अलग बैठ के चाय पीते हैं तो बातचीत का सुर अलग होता है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।